ठीक है। तो ये जो 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये हमने देखा था कि ट्रांसलेशन तो ठीक है कि आपका जहां पर भी आपका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उस ऑब्जेक्ट से अगर आपको लीनियर पाथ में शिफ्ट करना है तो हम वो ट्रांसलेशन वेक्टर से उतना ऐड कर लेते हैं। लेकिन स्केलिंग और रोटेशन के साथ हमारे साथ ये रेस्ट्रिक्शन था कि स्केलिंग जो भी ऑब्जेक्ट स्केलिंग होगा, दैट विल बी विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, 0 0 के रेफरेंस से लेकर ही हमारा स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सिमिलरली रोटेशन में भी मैंने एक कंडीशन बताया था कि जो रोटेशन होगा, that rotation will take place with reference to origin. Okay, so in today's class we will see the composite transformation to perform arbitrary scaling and arbitrary rotation, or we can say rotation about any reference point. So let's start with arbitrary scaling. So first see what is the problem with normal scaling, then we will see arbitrary scaling. Okay. Suppose a normal question, enlarge to twice of its size. Okay, simple question, enlarge a square to twice of its size. Suppose मेरे पास जो भी स्क्वायर है, वो स्क्वायर का जो मेरा कोऑर्डिनेट है, जस्ट एग्जांपल है ये, हमारे पास कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वो कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 2 2 एंड 1 2। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन था एनलार्ज स्क्वायर टू ट्वाइस ऑफ इट्स साइज। ट्वाइस ऑफ इट्स साइज मींस हमको जो भी वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करना था, तो एक्स डैश हमको मिलेगा एस एक्स इंटू एक्स, दैट इज अगर किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 1 1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा मेरा 4 2 4 4 एंड 2 4। तो जो फाइनल ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, 2 2 4 2 2 4 एंड 4 4। ठीक है। तो इसमें एक चीज ये हमको समझ में आएगा कि जो भी स्क्वायर मेरा इनलार्ज तो हो रहा है, इनलार्ज होने के साथ साथ क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है एक नए लोकेशन पे। ठीक है। लेकिन जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हमको अप्लाई करना है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर ये जो मेरा स्क्वायर है वो कुछ इस तरह से इनलार्ज हो कि ये अपने ही लोकेशन पे बना रहे। जैसे कि अगर ये मेरे पास स्क्वायर है और इसको मैं चारों डायरेक्शन में इक्वली लार्ज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास जो लार्ज स्क्वायर रहेगा वो कुछ इस तरह से मुझे मिलना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए फिर हम लोग को कंडीशन आता है स्केलिंग अबाउट एनी फिक्स पॉइंट। अभी मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया स्केलिंग अबाउट एनी फिक्स पॉइंट में, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं स्केलिंग कर रहा हूँ इस पॉइंट को फिक्स करके, तो ऑब्वियस चीज है ये पॉइंट अगर मेरा फिक्स रहेगा तो क्या होगा, इक्वल डायरेक्शन में चारों तरफ स्केलिंग हो रही है। ठीक। अगर यही पॉइंट मैं कहीं पर और किसी दूसरे लोकेशन पे ले लेता हूँ, सपोज मैंने ये स्क्वायर ले लिया कुछ इस तरह से, और मैंने इसके ये वाले पॉइंट को 1 1 को फिक्स कर दिया, तो 1 1 को फिक्स करने पे क्या होगा, मुझे जो स्केल्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा। क्लियर। तो इस चीज को ही बोलते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट या फिक्स पॉइंट, जिस पॉइंट को हमको थ्रू आउट द स्केलिंग ऑपरेशन फिक्स रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग शो करते हैं जनरली एक्स आर वाई आर से। ठीक है। तो स्केलिंग अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो कल का हमारे पास फॉर्मूले थे, उस फॉर्मूले को हम थोड़ा देख लेते हैं। ये फॉर्मूला वैसे तो आप लोगों ने काफी कुछ न्यूमेरिकल जो आप लोग ने असाइनमेंट जमा किया, उसमें मैंने देखा कि आप लोग के पास आइडिया है इस चीज का। हमारे पास एक ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है।
10tx 01ty 001 एंड स्केलिंग के लिए फॉर्मूला होता है SX00 0SY0 एंड 001। इन दोनों को ही यूज करके हम लोग कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फिक्स पॉइंट स्केलिंग जिसको हम बोलते हैं उसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिक्स पॉइंट स्केलिंग के लिए जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल से लेते हैं। मेरे ख्याल से मैंने असाइनमेंट में भी दिया था इस टाइप का एक क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव कब लेते हैं? बता रहा हूँ, अभी इसी न्यूमेरिकल में आएगा वो चीज, इसी न्यूमेरिकल में आएगा जो मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ ना। और अगर आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एक आपका हाँ होता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ तो बाय डिफॉल्ट अगर कहीं कोई चीज मेंशन नहीं है तो वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कंपोजिट। सर और रोटेशन में बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे बाय डिफॉल्ट। अच्छा, थैंक यू। ओके देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन आता है, 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा ये, ठीक है। एनलार्ज अ ट्रायंगल 2 2 4 2 2 4 बाय 3 यूनिट। मतलब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया तो हम 3 यूनिट क्या करेंगे, या थ्राइस भी लिखा हो सकता है, ये 3 यूनिट ना लिख के थ्राइस भी लिख सकता है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एक्स डायरेक्शन में और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है वाई डायरेक्शन, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि एक्स में कितना करना है, वाई में कितना करना है। अगर वो मेंशन करता तो वैल्यू दिया था, फिलहाल मेंशन नहीं किया है तो एस एक्स भी 3 एस वाई भी 3, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया है व्हाइल कीपिंग 4 2 फिक्स्ड, ठीक। अब ये जो हम लोग इसके पहले 4 2 2 4 2 2, ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बनेगा ट्रायंगल आपका, दिख रहा है क्या, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये मेरा 2 2 है, ठीक है, और ये 4 2 है और ये 2 4 है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमको 3 टाइम्स इंक्रीज करना है इसको, वहां तक है तो ठीक है, लेकिन इसने एक और कंडीशन दे दी है, जो मेरा 4 2 पॉइंट है, ये 4 2 पॉइंट जो है हमारा फिक्स होना चाहिए, मतलब जो ट्रायंगल है आपका कुछ इस तरह से बढ़ के इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो जब स्केलिंग हम करते हैं तो हमारे पास एक कंसेप्ट रहता है कि ये जो 0 0 है ओरिजिन, इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये क्या वैल्यू आएगा, 0 ही आएगा, ठीक। अगर एस एक्स में आप 5 ओरिजिन में आप 5 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 0 है, मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन वैल्यू 0 ही आनी है। एक चीज ये समझ में आ गई कि अगर हम लोग आर्बिट्री रोटेशन करना चाह रहे हैं तो ये जो ओरिजिन है इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स, ठीक। अब मुझे क्या करना है, 4 2 को फिक्स करना है, 4 2 को फिक्स करना है, मतलब मैं क्या करूंगा, 4 2 को ओरिजिन बनाऊंगा। तो 4 2 को ओरिजिन बनाना है, दैट मीन्स ये जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए।
जब मुझे 4 को ओरिजिन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा वैल्यू को मैं शिफ्ट करूंगा -4 -2 से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर ट्रांसलेटिंग द ओरिजिन टू द गिवन रेफरेंस लोकेशन, ठीक। तो हमारे पास कल भी मैं बताया था कि जो मेरे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स में मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ट्रांसलेशन करूंगा बाई -4 -2। ये -4 -2 क्या है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसने बोला वाइल कीपिंग 4 टू फिक्स, तो जिस चीज को मुझे फिक्स रखना है वो वैल्यू हो जाएगी मेरी ट्रांसलेशन वैल्यू -4 -2, ठीक। यस सर। देन अब चूंकि मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया -4 -2 से, मतलब ये ट्रायंगल मेरा यहाँ पर कुछ आ गया, इस तरह से भी हम मान सकते हैं, या फिर ओरिजिन वहां चला गया ऐसा मानो। तो ये मेरा क्या हो गया, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये ओरिजिन हो गया। मतलब अब इसमें मैं कितना भी स्केलिंग परफॉर्म करूँ, दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल रिमेन 0। अब ये वैल्यू 0 रहेगी, मतलब मैं इसमें स्केलिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। स्केलिंग परफॉर्म करने के लिए कितना वैल्यू बोला है इसने, स्केलिंग परफॉर्म करने के लिए इसने वैल्यू बोल दिया है स्केलिंग 3,3। ये 3 3 क्या हो गया, मतलब मुझे 3 इन x यूनिट एंड 3 इन y यूनिट। एक मिनट मोबाइल का टॉर्च चालू करूं कि अंधेरा गायब हो जाएगा शायद। नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। तो पहला ऑपरेशन किया एक्चुअल ट्रांसलेटेड टू द गिवन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। ये माइक बंद करो तो किसका माइक ऑन हो गया, हो गया। तो इसमें 3 स्टेप में सॉल्व होता है। ये पहला ये रहता है ट्रांसलेशन -XR -YR। इसके लिए क्यों रहता है, क्योंकि हमको ओरिजिन में कोइंसाइड करने के लिए, ओरिजिन के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट रहता है हमारा रिक्वायर्ड स्केलिंग, कितना भी बोल सकता है, आपको अभी 3 टाइम्स बोला है रिक्वायर्ड स्केलिंग। देन वी हैव रीट्रांसलेट, रीट्रांसलेट यूजिंग XR YR। कोई अभी एक पूछ रहा था कि सर माइनस निगेटिव कब लेते हैं, तो निगेटिव जब ही लेंगे जब आपको कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। दैट मीन्स जो भी रेफरेंस पॉइंट है अगर उसको कोऑर्डिनेट बनाना है तो निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक, और रीट्रांसलेशन होगा वापस तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका रिक्वायर्ड स्केलिंग बीच में आ जाएगा, ठीक। अब हम जब हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। हाँ बोलो सर, ये वाला पार्ट फिर से बता दीजिएगा, स्टेप्स वाले। क्या करना है, ये वाला जो थी आप 3 पॉइंट्स बताए ना, फिर से एक बार बताइए तो। हाँ उसको मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ, जब तक बाकी लोग इसको सॉल्व करेंगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट, है ना। 1 0 -4 0 1 -2 0 0 1। then we have 3 3। ये मैट्रिक्स आपको इसी फॉर्मेट में याद करना पड़ेगा। मैट्रिक्स चूंकि मुझे याद है, ये हो सकता है आप लोग ने भी याद कर लिया होगा, है ना, तो मुझे याद है इसलिए मैं इसको फटाफट लिख ले रहा हूँ। ये आपको मैट्रिक्स को याद करना होगा, और ये मैट्रिक्स लिखने से पहले एक फॉर्मूला वाला मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा जिसमें यहाँ पे वैल्यू SX SY, ठीक है, TX TY, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, तो आपको पेज भरेगा, नंबर मिलेगा। देखो फिक्स पॉइंट रोटेशन या फिक्स पॉइंट स्केलिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपका ये 3 स्टेप में ही सॉल्व होगा। फिक्स पॉइंट रोटेशन अगर पूछता है तो फिक्स पॉइंट स्केलिंग अगर बोलता है तो स्केलिंग का बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपका कोई भी वैल्यू अगर मैं उसको ओरिजिन मतलब 0 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियस चीज है वैल्यू 0 ही आनी। दैट मीन्स अगर हम रैंडम स्केलिंग कर रहे हैं विदाउट एनी फॉर्मूला तो उसमें क्या रहेगा, ओरिजिन आपका हमेशा फिक्स रहेगा। ओरिजिन में अगर कोई पॉइंट है, सपोज ये ट्रायंगल मेरा यहाँ पर से इस तरह से रहता है, ठीक है, तो इसको मैं
5 टाइम भी स्केल करता है, 10 टाइम स्केल करता है, 20 टाइम स्केल करता है। ये वाला पॉइंट इसका हमेशा यही रहता है। क्यों यही रहता है हमेशा? क्योंकि ये पॉइंट 0 0 है। अब इसमें आप स्केलिंग फैक्टर कितना भी मल्टीप्लाई करो हमेशा 0 ही रहेगा। इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए ये 3 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं कि जो भी रेफरेंस पॉइंट दिया है, जैसे मेरा दिया व्हाइल कीपिंग 4 2 फिक्स्ड, अगर मुझे 4 2 को फिक्स करना है तो मैं 4 2 को ओरिजिन बनाऊंगा। 4 2 को ओरिजिन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे पूरे ऑब्जेक्ट स्पेस को -4 -2 से शिफ्ट करूंगा। तो -4 -2 से शिफ्ट करूंगा तो ये वाली चीज मेरी ओरिजिन बन जाएगी। तो पहला स्टेप यही हुआ, ट्रांसलेट -XR -YR। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, -4 -2 से लेके ये ट्रांसलेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ किस पे, ओरिजिनल मैट्रिक्स पी पे। पहला स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप बोलता है, अब चूंकि ये मेरा जो पॉइंट था रेफरेंस पॉइंट 4 2 ओरिजिन बन गया है, तो सेकंड स्टेप ये बोलता है कि जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन है, अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड स्केलिंग, अगले में लिख देंगे हम लोग रिक्वायर्ड रोटेशन, ठीक है। तो जितना भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्केलिंग का क्वेश्चन था तो मैंने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड स्केलिंग। ये रिक्वायर्ड स्केलिंग थी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये कर दिए। एंड देन फाइनली रीट्रांसलेशन। स्केलिंग होने के बाद हमको क्या करना है, अब ऐसा तो नहीं है कि 4 2 को फाइनली ओरिजिन बना के रखना है, ओरिजिन तो हमारा 0 0 ही। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट सॉरी जो रिजल्टेंट है उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, +4 +2 से वापस से शिफ्ट कर देंगे उसी लोकेशन पे। तो ये मेरा थर्ड ऑपरेशन है, रीट्रांसलेशन। क्लियर है? ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रीट्रांसलेशन। शिफ्टिंग टू ओरिजिन पहला स्टेप, रिक्वायर्ड स्केलिंग एंड देन रीट्रांसलेशन टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये 3 स्टेप आएंगे आपके कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में, ये बोलना चाहिए आर्बिट्री स्केलिंग के केस में। किसी कोई डाउट इसमें, या किसी ने सॉल्व किया है कि आंसर बता पाएगा क्या इसका? फटाफट मल्टीप्लाई करके इसे कोई आंसर बताओ तो आंसर आएगा क्या? चलो मैं ट्राई करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बताया था, जब जैसे 4 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, तो 4 मैट्रिक्स हो गई, तो अब मैट्रिक्स के लिए आपको मालूम होगा मैट्रिक्स फॉलोज एसोसिएशन रूल। मींस आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों को कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों का, बस उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। आप लोग ने शायद एडा में भी पढ़ा था, ये अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक होता था, है ना। तो उसको जो आपको इजी लगे, जैसे मेरे को ये इजी दिख रहा है कि भाई 0 0 है तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इन दोनों को कर लेता हूँ, तो 2 स्टेप में मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो आप सीक्वेंस बिना चेंज किए आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाता। जैसे ये मल्टीप्लाई किया मैंने, आगे 3, अगेन मल्टीप्लाई किया 0, मल्टीप्लाई किया 4, मल्टीप्लाई किया 0, मल्टीप्लाई किया 3, फिर मल्टीप्लाई किया 2, फिर मल्टीप्लाई इसका 0 0 1। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया 1 × 2 का। अब ये 3 × 4 का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, दिस इंटू दिस, 2 - 4 - 2, ठीक है ना। 4 - 4 0, 2 - 4 - 2, then second row 2 - 2 0, 2 minus again 2 - 2 0, then 4 - 2 2, third row 0 0 1 1 1, थर्ड रो हमेशा इसमें 1 आएगा। क्लियर? अब ये 2 मैट्रिक्स मिल गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फिर फाइनल मैट्रिक्स ला सकते हैं। इसमें क्या आंसर आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -6 + 4 2, -6 + 4 2। हो सकता है मिस्टेक भी हो, लेकिन
पॉसिबिलिटी कम है। 2 2 एंड 3 2 6 और 2 8। ये आपका जो आया आंसर, रिजल्टेंट फाइनल आंसर आएगा आपका ये 224228। सर वो -2 होगा सर। हाँ, एक आध माइनस में जाएगा लग रहा है मेरे को, ये वाला ना, -2 होगा सर वो। पहला वाला, ये वाला 24 ये इधर बढ़ेगा, ये ऐसा कुछ आएगा। -6 + 4 होगा ना। एक मिनट में, एक 4 2 ये वाली वैल्यू तो आपकी फिक्स रहेगी, क्योंकि मेरे को ये तो आंसर लाना ही था, है ना। अब इन्हीं दोनों में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है 8, ये -2 होगा, ये भी -2 होगा, -2 2 एंड -2 8। ये मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कहीं पे वो छोटा सा मिस्टेक हो गया है मेरे से, ये -2 आएगा आंसर, है ना। तो जो ट्रायंगल है उसमें मेन कंसेप्ट है। ठीक है सर, ठीक है सर, अब ठीक है ना। हाँ, आप ठीक आ रहे हैं आंसर। हाँ, तो ये जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया था कि हमको 4 2 को फिक्स रखना है। 4 2 हमारा मतलब पॉइंट बी, ये जो पॉइंट बी दिया था 4 2 ये है, तो ये 2 2 शिफ्ट हो गया, आपका आ गया -2 2, इतना बड़ा आ गया। ठीक है, और आपका जो -2 8 ये आ गया, तो ये आपका एक फाइनल रिजल्टेंट आएगा ट्रायंगल। मेरे पास एक कलर पेन भी है, ये -2 8 हो गया, ये -2 2 हो गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमको जिसको फिक्स किया था 4 2 अभी भी हमारा फिक्स्ड है। समझे क्वेश्चन कैसा बन रहा है? यस Yes. सर। ठीक है, अब इसी में एक ये मतलब 2 ही ऑब्जेक्ट रहते हैं, एक तो आपका रहता है रोटेशन और दूसरा स्केलिंग। तो इस तरह के रोटेशन के स्केलिंग के न्यूमेरिकल देख लेना, जिस पॉइंट को फिक्स करना है वही 3 स्टेप होगा। ठीक है, ये जो हम लोग ने यहाँ पे लिख के रखा है, ट्रांसलेट XR YR, R इज फॉर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जिसको आपको ओरिजिन बनाना है, रिक्वायर्ड स्केलिंग या फिर रिक्वायर्ड रोटेशन, 2 ही आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, या तो स्केलिंग का फिक्स पॉइंट स्केलिंग का आएगा या आर्बिट्री रोटेशन का आएगा, दोनों में कंसेप्ट यही आना है। देन रीट्रांसलेशन टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ रोटेशन का। रोटेशन को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि उसमें थीटा वगैरह आ जाता है, आप लोग कैलकुलेटर से कीजिएगा। रोटेशन का मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, किस टाइप का रोटेशन आएगा उसमें। यस देखो जनरल जो चला गया, जनरल जो हमारा रोटेशन का कंसेप्ट ये रहता है कि जो मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन का मेरे पास फॉर्मूला है x इक्वल टू जो भी मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ था, जो मैट्रिक्स का फॉर्मूला है cos थीटा माइनस sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, ये वाला जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज फॉर रोटेशन अबाउट ओरिजिन। क्लियर? लेकिन जैसे अपने को छोटा सा एग्जांपल है, तो तुम लोग लैब तो किए नहीं हो, लैब में अगर जैसे अगर हमारे पास रहता है कि एक वॉल क्लॉक बनाना है, ठीक है, तो वॉल क्लॉक में हम ऐसा करते हैं कि जो भी डायल था उसको कॉर्नर से रोटेट करते हैं, नहीं, उसको हमको सेंटर से ही रोटेट करना पड़ता है। मतलब जो मेरा स्क्रीन है, ठीक है, जो मेरा स्क्रीन है, उस स्क्रीन में मैं कोई एक पॉइंट लेता और जो भी मेरे पास डायल है, ठीक, उस डायल को मैं क्या करता, इस पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता मैं। क्लियर? ना कि मैं ओरिजिन के अक्रॉस रोटेट करता। तो ये जो मेरा पॉइंट है वो कहलाता है आर्बिट्री पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। तो इसको भी हम लोग XR YR से ही देंगे, ठीक, और उसके अकॉर्डिंगली ही रोटेशन हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
तो इसका एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लेते हैं। रोटेट ट्रायंगल टू टू 4 2 2 4 about 5 5। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप, एक मिनट, ये रहा मेरा क्वेश्चन। भाई 60 डिग्री, यही 3 क्वेश्चन आएंगे बस, अगर आपको याद करना है तो। इससे ज्यादा नहीं वेरी करता है, मतलब 4 ही एंगल पूछ सकता है मैक्सिमम आपके एग्जाम में, 60 डिग्री, 30, 90 एंड 45 स्टैंडर्ड वैल्यूज जिसकी आप लोग को याद रहती है। वैसे तो कैलकुलेटर अलाउड रहता है, फिर भी ये स्टैंडर्ड रहता है। तो अभी हम लोग 45 से कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, रोटेट अ ट्रायंगल 2 2 4 2 2 4 अबाउट 5 5। अभी जो अबाउट पॉइंट है, पिछले वाला जो मेरा क्वेश्चन था स्केलिंग में, मैंने क्या कर लिया था, उसी ट्रायंगल के एक पिक्सल को ले लिया था, या सॉरी उसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को ले लिया था। लेकिन वो आपका जरूरी नहीं है कि उसी ट्रायंगल के वर्टेक्स को लिया जाए, ठीक है। कोई से भी आपको का बोलना चाहिए आर्बिट्री पॉइंट, इन द सेंस आर्बिट्री पॉइंट, कहीं से कोई भी पॉइंट दे सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपका उस ऑब्जेक्ट के अंदर का पॉइंट हो, उसका सेंट्रॉइड हो सकता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है स्क्वायर वाले में ही। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ। हाँ, आपका जैसे मैंने स्क्वायर लिया था 1, याद आ रहा है, स्क्वायर 1 1 1 2 2 1 2 2। अब इसको बोल देता कि स्केल दिस स्क्वायर व्हाइल कीपिंग सेंट्रॉइड फिक्स। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा इसका मेरा, ये वाला पॉइंट 0.5 0.5 आ रहा है समझे। अगर ये स्क्वायर कुछ बड़ा रहता है, सपोज 0.5 नहीं आएगा, 1.5 1.5 आएगा सेंट्रॉइड। 1 1 से 2 2 था, तो यहाँ पे बीच का पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 1.5 1.5। ये अगर मेरा बोलता है कि सेंट्रॉइड फिक्स रखना है तो, ठीक है। अगर यही चीज बोलता है कीपिंग बेस फिक्स, तो ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 1 1 और 2 1। अगर ये बोलता है कि बेस को फिक्स रखना, मतलब आपको स्क्वायर को कुछ इस तरह से एनलार्ज करना था, तो इस केस में हम लोग क्या चीज को फिक्स रखेंगे, ये वाले पॉइंट को फिक्स रखेंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1.5 एंड 1। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकता है कि आपको किस चीज को फिक्स रखना है। वो थोड़ा सा जो आपका बेसिक नॉलेज है, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, ठीक है, वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी, इस तरह से नेमिंग दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमको उसको आर्बिट्री पॉइंट को खुद से भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। चलो वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं। कहाँ गया हम लोग का क्वेश्चन, ये वही 3 ऑपरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला ऑपरेशन रहेगा आपका ट्रांसलेशन टू कोइंसाइड विथ ओरिजिन। कितने से ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमको, देन रिक्वायर्ड रोटेशन एंड देन रीट्रांसलेशन। रोटेशन कितने से करना है, 45 डिग्री से। पहला ट्रांसलेशन कितने से होगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रोटेट अ ट्रायंगल 2 2 4 2 2 4 अबाउट 5 5। अबाउट 5 5 मींस हमको इसी पॉइंट को ओरिजिन बनाना है। यही हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट है, जिसके अबाउट मुझे इस ट्रायंगल को रोटेट करना है, ट्रायंगल को घुमाना है 5 5, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी मेरी -5, चूंकि मुझे इसको कोऑर्डिनेट
को वहां शिफ्ट करना है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए निगेटिव रहेगा। ये ओरिजिन को 5 में लेके जाना है, ऐसा भी हम बात कर सकते हैं, तो ये निगेटिव होता है। ठीक है, और कहीं पे अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है रिक्वायर्ड मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव लेते हैं और ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये चीज स्पेसिफाई कर दिया कि परफॉर्म क्लॉकवाइज रोटेशन, तो वहां पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब निगेटिव वैल्यू आनी है, -45 कर देना। ठीक है, अगर वो बोलता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है दैट मीन्स -45। अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट +45। अब +45 का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर से हम लोग इसको ट्रांसलेट कर देंगे 5 से। तो इसको हम लोग को लिखने का तरीका यही है, ओरिजिनल मैट्रिक्स P, कल भी बताया था फिर से बता रहा हूँ, ये ऑपरेशन हमेशा आपका राइट टू लेफ्ट होता है। अगर किसी बुक ने उसको रो वेक्टर यूज किया तो लेफ्ट टू राइट भी चलता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना तो आपका हमेशा राइट टू लेफ्ट ही चलेगा। तो पहला ऑपरेशन रहेगा -55, ठीक है, देन रिक्वायर्ड रोटेशन बाय 45 एंड देन 55 दैट इज इक्वल टू P डैश। यहाँ पे आपका पूरा मैट्रिक्स लिखना है जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ बार बार, ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस ये वाला फॉर्मूला, फिर रोटेशन का फॉर्मूला और फिर से ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फिर आप लिखना पड़ेगा कि tx ty की वैल्यू -5 है, थीटा की वैल्यू 45 है और tx ty की वैल्यू +5 है। ठीक है, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है जिसको मैं भी लिख रहा हूँ 3 मैट्रिक्स, वो आएगा यहाँ पर P डैश इक्वल टू कुछ गड़बड़ कर दिया, एक और मैट्रिक्स आएगा, चौथा मैट्रिक्स क्या लिए था ट्रायंगल हम लोग 2 2 1, ये 1 हमेशा रहेगा, ये आपका पॉइंट ए है, 2 2 मतलब पॉइंट ए, 4 2 पॉइंट बी एंड 2 4 मतलब पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। फिर हमारा पहला ट्रांसलेशन आएगा 1 0 -5 0 1 -5 0 0 1, ये पहला हो गया। इसके बाद का मैट्रिक्स है ये, इससे मल्टीप्लाई होगा। देन ट्रांसलेशन कॉस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, cos 45 माइनस साइन 45 0 साइन 45 cos 45 0 0 0 1। एग्जाम में पूरा लिखना ना, ये सी एस नहीं चलेगा। 1 0 5 0 1 5 0 0 1, इसका जो भी रिजल्टेंट आंसर रहेगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इसको बना के अभी कितने मिनट हो गए, एरर देने लग गए, कितने मिनट हो गए थे बाबा। इसको बना के इसका आंसर पोस्ट करो, तो सॉल्व करो इसको। सर हाँ सर इससे पहले बोलो। वाला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन एक बार दिखा दीजिए ना। यही वाला ना,
यस सर। सर हो गया। हाँ जाना नहीं ना, 2 मिनट, 1-2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है इस टाइप का क्वेश्चन, याद करके लिखा रहा हूँ। 1 मिनट जाना नहीं तुम लोग। फ्लिप तो पढ़ाई नहीं, ओके। एक फ्लिप का रहता है, नेक्स्ट क्लास में फ्लिप देखेंगे। फ्लिप पढ़ लिया है क्या तुम लोग ने, फ्लिप ऑपरेशन? नहीं नो सर। नेक्स्ट क्लास में ना फ्लिप पढ़ाऊंगा मैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन। डायरेक्ट अगर नहीं रहता है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्या लिखा है? शो दैट 2 सक्सेसिव रोटेशंस आर कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव इन नेचर मतलब मेरे को 2 रोटेशन करना है। पहले सपोज थीटा डिग्री से रोटेशन किया, फिर 5 डिग्री से रोटेशन कर दिया, या फिर मैं पहले 5 डिग्री से रोटेशन करता हूँ, फिर थीटा से रोटेशन करता हूँ। ऑब्वियस चीज दोनों सेम होंगे, है ना। मतलब इसको अगर हम लोग दूसरे वे में समझे कि मैं पहले 60 डिग्री से रोटेशन कर दिया, फिर 30 से किया, या फिर पहले 30 से कर दिया फिर 60 से किया, दोनों का मतलब एक ही है। अल्टीमेटली दोनों 90 डिग्री रोटेशन ही रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आता है, सो दैट 2 सक्सेसिव रोटेशंस आर कम्यूटेटिव इन नेचर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? एकदम सिंपल तरीके है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कंसेप्ट रहता है। अज्यूम कर लिए कि लेट 2 रोटेशंस आर थीटा एंड पाई, ठीक है। तो and first we perform theta and then pi, and in second case first we perform 5 degree rotation then theta। तो ये दोनों को हमको इक्विवेलेंट शो करना है। इक्विवेलेंट शो करने के लिए क्या करेंगे? p डैश इक्वल टू cos theta minus sin theta 0 sin theta cos theta 0 0 0 1 cos pi minus sin pi 0 sin pi cos pi 0 0 0 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब ये 2 पार्ट क्वेश्चन जो बनाना है। 1 मिनट में क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा स्क्रीन ये रहा। शो दैट 2 सक्सेसिव रोटेशंस आर कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव ये बोलता है कि a into b is equal to b into a। जनरली मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। मैट्रिक्स में ये रूल फॉलो नहीं होता है। a into b is not equal to b into a, और but this is true only for रोटेशन एंड स्केलिंग, क्योंकि उसका वैल्यू इस तरह से मैनेज है, तो वो रोटेशन और स्केलिंग के लिए वो चीज फॉलो करता है मैट्रिक्स, ठीक है। आपको उस चीज को प्रूफ करना, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना घर में, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आता है cos थीटा प्लस फाई, और ये आता है माइनस में sin थीटा प्लस फाई 0। पहले मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फॉर्मूला बनता है, जो इसका एक्सपांशन याद होगा आप लोग को। सिमिलरली ये बनता है थीटा प्लस पाई, और ये बनता है cos में थीटा प्लस पाई 0 1 0 0। यही जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्टेंट मेरे को ये मिलता है p डैश। ये कौन सा हुआ? जब मैंने किया था पहले थीटा से मल्टीप्लाई, सॉरी ये उल्टा हो गया, इधर से कर रहे हैं ना हम लोग, ये एक्चुअल में सेकंड पार्ट हो गया। फिर बार बार बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला? पहले पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर थीटा से। तो पहले पाई मतलब एक्स वाई पहले पाई से मल्टीप्लाई होगा और फिर थीटा से, ठीक। उसका आंसर ये आ गया, ये सेकंड हो गया। और ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी मैट्रिक्स को फिर से लिखेंगे हम लोग। इसको हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसी मैट्रिक्स हम लोग फिर से लिख सकते हैं। 1 मिनट में लिख के ऊपर कर रहा हूँ। cos पाई माइनस साइन पाई 0 साइन पाई cos पाई 0 0 0 1। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराना पेपर अगर ईडीआरपी से निकाले होगे तो देखना 2-3 बार आया हुआ है। ये है कुछ नहीं क्वेश्चन में दम।
अच्छा, ये जो लास्ट में xy1 लिख रहा हूँ ना, इसको आप एज इट इज यहाँ छोड़ दो, xy1 को इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट मुझे दो मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट शो करने के लिए है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप यही आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को भी किया तो ये आएगा। तो यही क्वेश्चन का मतलब था कि 2 सक्सेसिव रोटेशन थीटा फॉलोड बाय फाई और फाई फॉलोड बाय थीटा रिजल्ट इन द सेम आंसर। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ऐसे राइट हैंड साइड भी सेम आंसर आएगा। हेंस प्रूफ लिख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। यस। ठीक है, और एक और क्वेश्चन क्या लिखा था, ये शो दैट 2 सक्सेसिव स्केलिंग आर कम्यूटेटिव इन नेचर। ये भी वही सेम चीज हो गया आपका। ठीक, स्केलिंग को कैसे करना है, आप इसमें भी 2 स्केलिंग ले लीजिए। एक स्केलिंग एस, एक स्केलिंग मान लिया मैं ए बी और दूसरा स्केलिंग मान लिया मैं सी डी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेदर स्केलिंग ए बी फॉर स्केलिंग सी डी इज इक्विवेलेंट टू स्केलिंग सी डी स्केलिंग ए बी। ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ठीक है, कि पहले स्केलिंग ए बी से कर दिया फॉलोड बाय सी डी एंड इट इज इक्विवेलेंट टू स्केलिंग सी डी फॉलोड बाय ए बी। ये करोगे आपका तो इसका भी दोनों का मैट्रिक्स सेम आता है। ये आप करके देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग 2 ट्रांसफॉर्मेशन बच रहा है, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लिप ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर बोलते हैं उसी को रिफ्लेक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एक बार समराइज कर दी। समराइज करना, बिल्कुल कर देते हैं। देखता हूँ अगर वीडियो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा ना तो मैं इसको यूट्यूब में डालूंगा। हालांकि देखते हैं क्या हो सकता है, डल तो जाना चाहिए। 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर ही आएंगे सर। अरे नहीं चाहिए उतने सब्सक्राइबर। कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, दिख रहा है क्या? मेरा कैमरा कहाँ चला गया? ये रहा। आज की क्लास में हम लोग कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 स्पेशल कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जिसमें हम बोलना चाहिए फिक्स पॉइंट स्केलिंग एंड रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट। स्टार्ट किया हम लोग ने फिक्स पॉइंट स्केलिंग से, सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। ट्रायंगल दिया हुआ था 2 2 4 2 2 4, ठीक है, जिसको थ्राइस ऑफ इट्स साइज, 3 गुना उसको मेरे को बढ़ाना था, जबकि उसका एक पॉइंट 4 2 को मुझे फिक्स रखना था। चूंकि 4 2 को फिक्स रखना था, यही मेरा कहलाएगा फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। ठीक, कभी भी फिक्स पॉइंट रोटेशन, फिक्स पॉइंट स्केलिंग या आर्बिट्री रोटेशन होगा तो 3 स्टेप में परफॉर्म होगा। ट्रांसलेशन, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, या बोलना चाहिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट द रेफरेंस पॉइंट बिकम्स ओरिजिन, रिक्वायर्ड स्केलिंग या और रिक्वायर्ड रोटेशन, एंड देन रीट्रांसलेशन टू इट्स ओरिजिनल कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक क्लास की स्टार्टिंग में किसी ने पूछा था तो इसको फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, और जब आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो वैल्यू हमेशा आपका निगेटिव रहेगा, इवन इन केस ऑफ रोटेशन आल्सो। ठीक है, ये 3 स्टेप को लिखने का तरीका है। आप मेरे को ओरिजिनल मैट्रिक्स P, origin coordinate transformation by -4 2 so as 4 2 becomes the origin, required scaling by 3 3, and then retranslation to 4 2। ठीक, ये मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए हम लोग ने क्या किया है,
मैट्रिक्स दिया है 2 2 1 4 2 1 2 4 1, देन point A, point B, point C. Then this matrix for coordinate translation, matrix for scaling and matrix for retranslation. अब ये जो चार मैट्रिक्स है, आप चाहो तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके रिजल्ट को जो आया इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसको इससे करो, या फिर इन दोनों को एक साथ करो, इन दोनों को एक साथ करो, या फिर इन दोनों को भी कर सकते हो। मतलब आपके सहूलियत के हिसाब है, जहां पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो दिख रहे हैं उस मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करो। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होने से, जैसे यहाँ पे मेरे को चार, वैसे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सभी जगह 0 0 ही है, फिर भी अगर मैं इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज कम मिलेगी, क्योंकि मेरे पास जीरो की वैल्यू इसमें ज्यादा है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग बिकम 0। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स में जीरो ज्यादा दिख रहा है तो उन मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करो, टाइम बचेगा आपका। यस अब मैंने क्या किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फाइनली इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा फाइनल आंसर आ गया था। इसको आपको आंसर जब लिखना पड़ेगा, ए डैश बी डैश सी डैश, ये आपको आंसर के फॉर्म में देना पड़ेगा कि ए डैश मेरे को मिला -2 2, बी डैश मिला 4 2 और सी डैश मिला -2 8। ये आपको आंसर देना पड़ेगा, ये फाइनल मैट्रिक्स आंसर नहीं है, ये आपको आंसर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि न्यू ट्रायंगल लोकेशन आर दिस ए डैश बी डैश सी डैश, ये आंसर आपका फाइनल है। ठीक, मैट्रिक्स भी दे सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स से एक्सट्रैक्ट करके वैल्यू देते हो तो ज्यादा रीडेबल रहता है ये। देन वी हैव स्टार्टेड फिक्स पॉइंट रोटेशन और आर्बिट्री रोटेशन। जो और रोटेशन का जो मेरा फॉर्मूला दिया हुआ था, ये जो रोटेशन का फॉर्मूला है जिसको मैं बहुत बार यूज कर रहा हूँ, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा, ये रोटेशन का जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर द रोटेशन अबाउट ओरिजिन। और हमें जनरली ये काम नहीं आता है, हमें काम आता है कि जो भी मेरा स्क्रीन है या जो भी एक कोई रेफरेंस पॉइंट दिया रहेगा, उस रेफरेंस पॉइंट के अक्रॉस ही मुझे रोटेट करना है। जैसे पहिया है, सपोज आपने कोई एनिमेशन बना रहा है, पहिया है, तो पहिए में क्या करेंगे, जो पहिए का जो एक्सल होगा उसके अक्रॉस ही आपको रोटेशन परफॉर्म करना है। ठीक, तो रोटेशन का क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से आएगा, रोटेट अ ट्रायंगल, या कुछ भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ट्रायंगल सबसे जनरल मिनिमम वर्टेक्स है, बोलना चाहिए मिनिमम पॉइंट है, तो ट्रायंगल या स्क्वायर ही पूछता है, उससे बड़ा नहीं पूछता ना उससे छोटा पूछता है। क्वेश्चन है 2 2 4 2 2 4 अबाउट 5 5, कितने से रोटेट करना है, 45 डिग्री से, 45 डिग्री से रोटेट करना है। अगेन सेम स्टेप, ट्रांसलेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन, रिक्वायर्ड रोटेशन एंड देन रीट्रांसलेशन। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया था कंप्लीट, इसको आप ये मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है, ये मेरा P है, कोऑर्डिनेट ट्रांसलेशन, रोटेशन, रीट्रांसलेशन, फिर आप इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे वही चीज आ गई, कॉस की जो वैल्यू आएगी आपका 1/√2 1/√2 आएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इसमें √2 का जो मल्टीप्लीकेशन है थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अब इन दोनों का जो रिजल्ट है उसको आप इससे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, बीच में ये है। ठीक, तो आपको लाइन से ही करना पड़ेगा, बट ये है कि आप इन दोनों को करने के बाद फिर जो रिजल्ट आए फिर उससे इससे करो, फिर इनका जो रिजल्ट आए इससे करो, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। √2 का मल्टीप्लीकेशन 3 मैट्रिक्स से हो जाएगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इन दोनों को पहले सॉल्व कर लूंगा अगर मैं, तो √2 का मल्टीप्लीकेशन एक ही बार होगा। ठीक है, देन these are two important question. Successive rotation are commutative in nature and successive scalings are commutative in nature. Again, mind it that matrix multiplications are never successive, never commutative in nature. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ये सिर्फ ये दो मैट्रिक्स के लिए फॉलो कर रहा है, दैट इज रोटेशन मैट्रिक्स एंड स्केलिंग मैट्रिक्स। इसलिए इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है कंफ्यूज करने के लिए कि मैट्रिक्स तो आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, लेकिन क्या रोटेशन और स्केलिंग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं जो बताया आप लोग को। ठीक है, ओके, और किसी कोई डाउट? हाँ बोल।
हेलो सर। एक बार कैमरा ऑन कर दो सबको ही अपना अपना स्क्रीनशॉट लेना है। कहाँ से आएगा यार पार्टिसिपेंट्स? कुछ लोग आए और कुछ लोग ऑन करो भाई कैमरा, आगे 10 एक लोग आ गए। ठीक दिख रहा हूँ? अपना कैमरा ऑन करूँ नहीं करूँ? फ्रंट कैमरा कहाँ से आया? ये रहा फ्रंट कैमरा। उत्कर्ष ना? हो गए सारे कैमरे ऑन हो गए? ये पंखा कौन दिखा रहा है भाई? 6B रोल नंबर 28। चलो इतना नहीं, बाकी लोग नहीं ऑन हो पा रहे हैं मेरे ख्याल से, दूर हट गए लग रहा है। चलो बाय बाय।